चलिए, कैसे हैं विद्यार्थीगण। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामना कि इस साल जो है आप मैट्रिक और इंटर का परीक्षा देने जा रहे हैं और आप इस परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामना है। लेकिन सिर्फ शुभकामना से नहीं होता है। अभी जो हम लोग कुछ महीने बच गए हैं आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम को लेकर के, इसलिए अभी से हार्ड मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी आप लोग को दिन रात एक कर देने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले कितने महीना हम पढ़े वह मायने नहीं रखता है। अभी जो लगभग 2 महीना बचा है, इसमें हार्ड मेहनत करने की आवश्यकता है और इसमें आप मेहनत करने से चूक गए तो फिर जो है ना वह नहीं हो पाएगा जो आप सोच के रखे हैं। इसलिए सारे काम धंधा को छोड़ करके हाथ गोड़ तोड़ करके फिर जाना है। समझिए कि आपके पढ़ाई पर दिन रात के अंतर को मिटा करके और खूब मेहनत करना है ताकि आपका रिजल्ट बढ़िया आवे। और इसके लिए हम लोग भी आपके साथ हैं। ऑफलाइन के माध्यम से हम लोग का क्रैश कोर्स चालू हो गया है, लेकिन आपसे बोले थे कि ऑनलाइन के माध्यम से ही भी आपको क्रैश कोर्स कराया जाएगा। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं। प्रतिदिन जब तक आपकी एग्जाम खत्म ना हो जाए, ऑनलाइन के माध्यम से आपके क्रैश कोर्स, और यह क्रैश कोर्स बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है ना एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। और ये जो हम क्रैश कोर्स का जो आप चैप्टर लेकर आएंगे उसमें सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपके किताब से होगा, सिलेबस से होगा, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। इसलिए ज्यादा बात ना करते हुए चलिए आपको आज हम बताते कि क्या पढ़ाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिएगा कि भगवान का दिया हुआ कभी अल्प ना होता, जो टूट जाए वह संकल्प ना होता। भगवान का दिया हुआ कभी अल्प ना होता, जो टूट जाए वह संकल्प ना होता। हारने के तो बहुत मौके मिलते हैं, लेकिन जीतने का कोई विकल्प नहीं होता। जीतने का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए वन टाइम में ही आपको जीत कर दिखाना है। चलिए आज हम लोग सोशल स्टडी का हिस्ट्री चैप्टर का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम रहेगा हम लोग का यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज की क्लासों में आपको बताएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, जो मैट्रिक का सोशल स्टडी का आपका समझिए कि हिस्ट्री का चैप्टर है। और इसमें जिस प्रकार आपके किताब में ऑब्जेक्टिव दिया है, पहले ऑब्जेक्टिव फिर लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए बताते हैं, ध्यान से देखिएगा और इस सेट को देख लीजिए। देखिए सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस सेट को मैंने खुद तैयार किया है, काफी मेहनत से खून पसीना एक करके लिखा है। और क्वेश्चन बात रही आने की, तो आप देखिएगा कहां से आता है। अभी हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता है और हम लोग बढ़िया से पढ़ ले तो क्वेश्चन सिलेबस से ही आता है, सिलेबस के बाहर से नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे कि फ्रांस की प्रथम क्रांति कब हुई थी। तो आप याद रखेंगे 1700 समझिए कि 89 में आपकी फ्रांस की प्रथम क्रांति हुई थी। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ऑब्जेक्टिव बनाए हैं कि यूरोप में राष्ट्रवादी भावना जगाने वाला कौन था। तो आपको याद होगा नेपोलियन बोनापार्ट, जिनको नेपोलियन लिख दिए, आपको याद भी होगा। अगला ऑब्जेक्टिव है ब्रदर, वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो देखो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था, जिसमें ब्रिटेन, रूस, फ्रांसा और ऑस्ट्रिया ने भाग लिया था। इसको भी याद रखना है। फिर अगला ऑब्जेक्टिव है भाई कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था।
यानी ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो हर बच्चों को याद है ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। उसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि मेटरनिक युग की शुरुआत कब होती? तो बता दें आपको कि मेटरनिक युग की शुरुआत 1815 में हुई और समाप्त जाकर के 1848 में हो गई। यानी 1815 से 1848 के युग को हम मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। फिर अगला ऑब्जेक्टिव हम बनाए हैं कि 1830 की क्रांति, यानी 1830 की क्रांति हुई थी, उसका शासक कौन था? चार्ल्स दसम, और पोलीगने को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री। तो अगर एग्जाम में आता है कि 1830 की क्रांति का शासक कौन था, तो आप मारेंगे कति चार्ल्स दसम, और प्रधानमंत्री कौन था? तो पोलीगने। फिर अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं कि 1830 की क्रांति में किस वंश का पतन हुआ और किस वंश का आगमन हुआ। तो मैंने लिखा कि 1830 की क्रांति में बुर्बो वंश का पतन हुआ और उसके जगह पर आयरलैंड वंश की क्या हुई? स्थापना हुई। तो यहां तक उम्मीद है कि आपको दिक्कत ना होगी। यह किताब का ऑब्जेक्टिव है जो मैंने एक एक स्टार करके लिख दिया है। अब इसी तरह आपको समझिए कि मॉडल पेपर से कुछ सेट बना लेनी है, जहां पर यह तमाम आंसर रहेगा तो मार देनी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। ध्यान दीजिएगा, अगला ऑब्जेक्टिव है ब्रदर कि 1848 की क्रांति, यानी 1848 की क्रांति जब आपको पढ़ाए थे तो उस समय शासक कौन था? लुई फिलिप था, और प्रधानमंत्री कौन था जी? गीजो। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 1848 की क्रांति का समय शासक कौन था, तो आपको बताना होगा लुई फिलिप, और उसका प्रधानमंत्री कौन था? तो गीजो था। अब अगला ऑब्जेक्टिव आता है भाई कि स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति किसने अपनाया? तो आप याद रखेंगे लुई फिलिप ने अपनाया। किसने अपनाया? लुई फिलिप ने अपनाया। फिर अगला ऑब्जेक्टिव आता है कि नेपोलियन का पतन कब हुआ? तो देखो यार, नेपोलियन का पतन 1800 कब हुआ? 14 में। याद रखना है भाई कि 1814 में नेपोलियन के क्या हुआ? पतन हुआ। फिर आगे देखते हैं कि कार्बोनारी, और कार्बोनारी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कार्बोनारी क्या था? तो एक गुप्त संगठन था जिसका निर्माण किसने किया था? मेजनी। यानी मेजनी का संबंध अगर पूछ दे किस संगठन से था, तो आपको मारना पड़ेगा कथी? कार्बोनारी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि यंग इटली और यंग यूरोप, ये क्या था? तो दोनों एक संस्था थी, और यंग इटली या यंग यूरोप दोनों का निर्माण करता मेजनी था, और यंग इटली का निर्माण 1831 में, और यंग यूरोप का निर्माण 1830 में हुआ? 34 में हुआ। तो इसको याद रखना है कि यंग इटली 1831, यंग यूरोप 1834। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? तो आपको याद रखना पड़ेगा 1853 से 1854, यानी क्रीमिया का युद्ध 1853 से 1854 के बीच में हुआ। तो बताइए विद्यार्थी जी, कैसा लग रहा है? इस प्रकार से जो है ना, आप एक एक ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा। निश्चित है कि अदर से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सेट आपके लिए काफी है, जो बिहार बोर्ड में आपको क्या करेगा? टॉपरों की श्रेणी में सेट कर देगा। और आगे बढ़ते हैं, काउंट कपूर की मृत्यु कब हुई? अगर परीक्षा में पूछे कि काउंट कपूर की मृत्यु कब हुई, तो याद रखेंगे 1862 में काउंट कपूर की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। उसके बाद फिर अगला ऑब्जेक्टिव है कि गैरीबाल्टी जो था पेशे से क्या था? तो मैंने लिख दिया कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? नाविक था। हर बच्चा को मालूम है, आपको भी मालूम है, अगर है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव आता है बुआ कि जर्मनी और इटली का एकीकरण कब हुआ? तो देख लीजिए, जर्मनी और इटली का एकीकरण लगभग एक ही समय हुआ, और वह समय था कितना? 1871, यानी 1871 में आपका जर्मनी और इटली दोनों का एकीकरण हुआ आपका। फिर है आपका, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया? बहुत भी यही सवाल है यह, हर सवाल हर एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाया था। किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। आगे है सेडोवा का युद्ध कब हुआ? तो याद रखेंगे सेडोवा का युद्ध 1866 में किसके खिलाफ हुआ था? तो फरसा के खिलाफ हुआ था। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, सेडौन का युद्ध कब हुआ? तो सेडौन का युद्ध जो है ना,
9 जून 1800 आपका 70 में हुआ था। इस प्रकार जो है इस चैप्टर का समझिए कि यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव है, और मुझे याद है, मुझे आप विश्वास भी है, आप इसको खूब बढ़िया से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। कुछ इधर भी ऑब्जेक्टिव है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए यह बड़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। कहा गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 18 मई आपका 1871 को। याद रखेंगे कि फ्रैंकफर्ट की संधि 18 मई 1871 की हुई थी। आगे है कि यूनान कब स्वतंत्र हुआ था भाई? तो 1832 में यूनान क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। फिर अगला ऑब्जेक्टिव आता है कि यूनान का राजा कौन था? तो यूनान का राजा का नाम था कथी? ओटो, जो कहां का शासक था? तो बवेरिया का शासक था। एक और सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव है कि जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया? तो आप इसको याद रखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद का यह मुख्य ऑब्जेक्टिव है, और निश्चित है इसी ऑब्जेक्टिव से आपको एग्जाम में समझिए कि आने की पूर्ण संभावना है। अब इसके बाद देखो यह जो सेट है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का है, और निश्चित ही ऑब्जेक्टिव अगर यहां से देख लीजिए और सब्जेक्टिव प्रश्नों को थोड़ा घर पर आप लिख लीजिए, तो फिर कहीं किंतु परंतु करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सब्जेक्टिव की ओर। और इस सब्जेक्टिव प्रश्नों में विद्यार्थी एक बात याद रखिएगा कि इस सब्जेक्टिव प्रश्नों को आप क्या करेंगे कि एक कॉपी बना लेंगे, और कॉपी पर सब्जेक्टिव प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा लिखिए, क्योंकि जितने ही ज्यादा सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखेंगे उतना ही आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, आपके अंदर शुद्धता आएगी, लिखने का तौर तरीका आ जाएगा, और उतना ही आपको बेहतर क्या मिलेगा? रिजल्ट मिल पाएगा, आपको मार्क्स मिल पाएगा। इसलिए आप सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा अब लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि चैप्टर का मुख्य सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसके लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, और लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके 6 वीवीआई प्रश्नों को मैंने सेट किया है, और आप 6 इसको याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो फिर समझिए कि आपको समझिए कि किंतु परंतु करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आपका एग्जाम बढ़िया चला जाएगा। पहला है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो जब हम लोग सिलेबस पढ़ रहे थे, सारे विद्यार्थियों को मालूम है कि चाहे वह इटली के एकीकरण हो या जर्मनी के एकीकरण हो, ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी? नकारात्मक थी। यानी जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, कौन जी? मेटरनिक, वह नहीं चाहता था कि इन दोनों राष्ट्रों का क्या हो जाए? एकीकरण हो जाए। वह मेटरनिक जो था ना, इन दोनों राज्यों को पार्ट पार्ट में तोड़कर देखना चाहता था, ताकि अपनी रोटी सेक सके, अपनी शासन चला सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका इटली या जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका नकारात्मक रही, यानी समझिए कि विरोधी रही थी जाकर के। दूसरा भी बहुत वीवीआई प्रश्न है, आप जो मैं बोल रहा हूं इसको वीडियो को आगे पीछे करके सबसे पहले आपको इसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। ऐसे तो मैं आपके दिमाग में डालने का प्रयास कर रहा हूं, आपको जीवन भर याद रहेगा। आप पहले ध्यान से सुनिए, और जब समय मिलेगा तो इसको लिख लेंगे जाकर। गैरिबाल्डी के कार्यों का वर्णन करना है। यह सवाल हमेशा आता है, 1 साल 2 साल गैप करके आना है। गैरिबाल्डी के कार्यों को बारे में वर्णन करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गैरिबाल्डी जो था ना, पेशे से एक नाविक था, और काउंट काउर की मृत्यु हुई, उसके बाद एकीकरण का कार्य गैरिबाल्डी ने उठाया। यानी समझिए कि गैरिबाल्डी इटली के बचे हुए एकीकरण को पूरा किया, और एकीकरण करके अपने सारे धन संपत्ति को क्या कर दिया? राष्ट्र के समर्पित कर दिया, और राष्ट्र को समर्पित करके एक साधारण जीवन बिताने लगा। यही गैरिबाल्डी का महान समझिए कि कथीय कार्य है। तीसरा नंबर प्रश्न और ज्यादा वीवीआई बनता है, और यह प्रश्न क्या है कि विलियम वन के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो चलिए मैं आपको बता दूं कि विलियम वन का भाई आपका फ्रेडरिक विलियम था, जो आपका समझिए कि राष्ट्रवाद के पक्ष में नहीं था। वह किसी भी सूरत में आपकी समझिए कि जर्मनी के एकीकरण होने देना नहीं चाहता था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका भाई विलियम जो वन था, यह समझिए कि आपका शासक बना, जो राष्ट्रवादी था। और जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क को समझिए कि चांसलर ने किया, और बिस्मार्क ने अपने प्रयासों से जर्मनी को
एक करने का काम किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर विलियम वन ना होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी के एकीकरण संभव नहीं था। यानी विलियम वन ही बिस्मार्क को चांसलर बनाया, जिसके बदौलत बिस्मार्क ने क्या किया कि आपका जर्मनी का एकीकरण करवाया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आगे देखते हैं कि वह मेटरनिक युग क्या है। ये भी बहुत वीवीआई प्रश्न है। मेटरनिक युग क्या है तो मैं आपको बता दूं, यहां अभी बता रहे थे कि आपको 1815 से लेकर के, और यहां पर देख लीजिए मेटरनिक युग, यहां पर लिखा गया है 1815 से लेकर 1848 के जो समय है, इस समय को मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। अब कहिएगा क्यों? तो 1815 में मेटरनिक ने वियना सम्मेलन किया, और उसमें क्या किया ना, वियना सम्मेलन में बोला कि नेपोलियन के युद्ध ने जो अस्त व्यस्त कर दिया है उसको मैं पुनः पूर्ति करूंगा, और इस सम्मेलन से अपना शासन शुरू किया और 1848 तक ले अपने प्रभाव को बनाए रखा। इसलिए आपके 1815 से लेकर 1848 के समय को हम मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग घर पर लिख लेंगे, याद भी होगा आपको। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था। तो मैं आपको बताया था कि मेजनी एक क्या था, साहित्यकार था, एक योग सेनापति था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, उसमें आदर्शवादी गुण अधिक, व्यवहारिक गुण कम है था आपका। उसके बाद जो है ना, उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए आपका समझिए कि यंग इटली और यंग यूरोप जैसी संस्था बनाया, और संस्था बना करके इटली के एकीकरण को पूरा किया। भले इसको सफलता ना मिली वो अलग बात है, लेकिन इटली के एकीकरण में अपना अहम योगदान दिया। अब आगे हम बात करते हैं, सबसे वीवीआई है जो हर किसी के जुबान पर होनी चाहिए, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद बता दे, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, राष्ट्रवाद एक भावना है जो हमें जो है ना एक राष्ट्र से जोड़ती है, अर्थात जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उसके बारे में, उसके एकता, अखंडता, प्रेम, भाईचारा आदि के बारे में सोचना ही हमारा राष्ट्रवाद कहता है, कहलाता है। और ऐसी भावना हर व्यक्ति के दिल में होनी चाहिए। इस प्रकार हम बता दिए बुआ जी, आपका 6 गो लघु तरिये, और इस 6 लघु तरिये को आप कर लेते हैं तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि इसको क्या करेंगे, पहले नोट कर लेंगे और जाके एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन कहां से आता है। निश्चित है बड़ी मेहनत से सारे क्वेश्चन को निकाला गया है, और इतनी तैयारी कर लीजिएगा तो फिर कहीं दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अगर हमारा यह क्लास अच्छा लग रहा है तो आप क्या कीजिए कि दूर दूर तक इसको शेयर कीजिए, ताकि जितने भी मैट्रिक के बच्चे हैं या इससे अधिक जुड़ करके और अपने एग्जाम का समझिए कि अपने एग्जाम को बेहतर से बेहतर बना सके। साथ ही मेरे चैनल जो है आपका रिजल्ट मेडिसिन, उसको सब्सक्राइब करते चलना है। आज से लग गए आपके लिए, जब तक समझिए कि तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक यह क्लास चलता रहेगा। डेली आपको यूट्यूब के माध्यम से रोज जो है ना इसी समय आपको क्लास समझिए कि कराया जाएगा। आगे चलते विद्यार्थी जी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हम बनाए हैं, और इससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपको हम 4 प्रश्नों को गेस किए हैं। और यह 4 देखिए, यह गेस नहीं बोलते इसको, हमने एक चैप्टर का एक संक्षिप्त क्रैश कोर्स तैयार कर लिया है, और इतना तैयारी कर लेते हैं तो क्वेश्चन इसी के अंदर से आएगा। इसलिए जो है ना इस पर जरूर फोकस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का वर्णन करिए। तो देख लीजिए, लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका बताइए। 3 नंबर में यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन कीजिए, और 4 नंबर में जुलाई 1830 की क्रांति का वर्णन कीजिए। तो इसके बाद जब हम आएंगे इस सारे का आंसर जो है ना, ताकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो आराम से हम समझा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन समझाने में लंबा समय लग जाएगा, क्लास लंबा चल जाएगा, आप बोरफिल हो जाइएगा। इसलिए इसका आंसर जो है ना अगले क्लास में हम जब लेकर आएंगे सारे आंसर को आपको समझा देंगे, और आप इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। लेकिन तब तक अगला क्लास नहीं आवे और आपको ये सब क्वेश्चन याद है, इस क्वेश्चन को घर पर समझिए कि आप इसको लिखेंगे, जहां भी पढ़े होंगे सारे क्वेश्चन को पढ़ाया गया होगा। अगर आप पढ़ लिए हैं तो एक बार पुनः जो है ना लिख करके अपने से खुद से जांच कर लेना है कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं। इस प्रकार जो है ना आज हम लोग का पहला क्लास है, और आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। डेली क्लास चलती रहेगी। कैसी क्लास हमारी लग रही है आप अब एक कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फिर हम मिलते हैं कि कल के क्लासों में
दूसरे सब्जेक्ट के साथ रोज एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इस प्रकार अभी हम लोग के पास 2 महीना से प्लस टाइम है और इसमें सारे चैप्टर को हम यहाँ पर क्या करेंगे, करा देंगे। निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। चलिए आप मन लगा के पढ़िए, बढ़िए। मिलते हैं फिर कल के क्लासों में, तब तक के लिए जय हिंद।